बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है दिल पे मोहब्बत की दस्तक। ये लिखा है कमरोज़ शेख ने। ये 2018 जुलाई के रिदा माहनामा रिदा में शाया हुआ था। बहुत प्यारा नावल है ये, रोमांटिक स्टोरी है ये। और सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए नावल्स पढ़ सकूं। मुझे यकीन है कि आपको पहले भी मेरे ऑडियो नावल्स पसंद आए होंगे जो मैंने पढ़े हैं। उनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आज फिर हम पढ़ते हैं कमरोज़ शेख का दिल पे मोहब्बत की दस्तक। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अगर बैकग्राउंड में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रही है तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये नेचुरल है। दिल पे मोहब्बत की दस्तक बाय कमरोज़ शेख। सलवा, गनवा ने उसको झंझोड़ के रख दिया था। क्या मुसीबत है गनवा, पागल हो गई हो क्या। सलवा ने अपने दोनों बाजू उसके हाथों से छुड़ाए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे सीने में दिल है या खुदा ने कोई पत्थर फिक्स कर दिया है। कोई अपनी अक्ल को अपनी सोच से कोई अपनी अक्ल कोई अपनी सोच है भी या नहीं। वो ठीक ठाक बरहम हो रही थी। ओके फ़ाइन, तो तुम ये बताओ मैं क्या करूँ। मामा वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द मेरा निकाह किसी से कर दिया जाए। तो क्या बुराई है उसमें, किसी से कर दिया जाए मतलब किसी और लड़के से। और ये बुराई क्या कम है कि शहकाशा मलिक से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। वो शहकाशा मलिक जिसके सीने में वाकई दिल नहीं पत्थर है, जो ज़िंदगी के मायने नहीं जानता। तुम जैसी मोहब्बत की मिट्टी से गूंधी लड़की कहाँ तक इस पत्थर दिल इंसान से अपना सर फोड़ेगी। सलमा ने बगौर चाहत से अपनी छोटी बहन को तका था जो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। उसको सोच सोच कर घुली जा रही थी अंदर ही अंदर। वो इस कदर गुस्से में थी, उस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर गुजरे। हर शय को तहस नहस कर दे या फिर शहकाशा मलिक के वजूद के 1000 टुकड़े कर दे, उसकी दुनिया तहोबाला कर दे। मेरी जान, मोहब्बत और नरमी से हर शय को अपने मुताबिक किया जा सकता है, जैसे चाहे मोड़ा जा सकता है। सलवा ने गनवा के दोनों हाथ थाम लिए थे। मुझे तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है सलवा, और ना ही तुम्हें किसी भरम में रहना चाहिए। वो कोई शय नहीं, वो शहकाशा मलिक है जिसको तुम क्या मोहब्बत और नरमी से मोड़ोगी वो खुद तुम्हारी ज़िंदगी जीरन कर देगा। गनवा ने सलवा के दोनों हाथ बुरी तरह झटक दिए थे। बद्दुआ दे रही हो अपनी बहन को। सलवा के पास गनवा को ज़ेर करने के लिए 101 तरीके थे। अल्लाह न करे जो तुम पे बद्दुआ का मामूली सा भी साया पड़े। उसे तड़प कर सलवा को खुद से भींचा था। सलवा की बनिस्बत गनवा शोखो चंचल, ज़िंदगी को फुल एंजॉय करने वाली और अपना आप मनवाने वाली लड़की थी। बल्कि स्कूल या कॉलेज में अगर कोई लड़की सलवा को कुछ कह भी देती तो खुद वो ही लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाती, मरने मारने को आ जाती। सलवा के मुकाबले में गनवा ज़रा जज्बाती और गुस्से की तेज़ थी। सलवा, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। शहकाशा मलिक तुम्हारे काबिल नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो किसी लड़की के काबिल नहीं है। शहकाशा मलिक अपनी ज़ात का एक अलग ही नमूना है इस कायनात पर, तपते सुलगते हुए कहा था। और अब के सलवा अपनी बेसाख्ता हंसी को नहीं रोक सकी थी। बस हंसती रहो, सख्त जहर लग रही हो, मगर याद रखना डैडी से मैं खुद बात करूँगी। मैं ये शादी कतई तौर पर नहीं होने दूँगी। अटल लबो लहजे में कहते वो मुँह फुलाकर सोफे पर बैठ गई थी। सलवा उसकी तरफ बढ़ती कि उसका मोबाइल चीख पड़ा। फ़ोन अस्पताल से आ रहा था। उसका दिल धड़का, यानी वो क़यामत की घड़ी आ गई थी। सलवा ने गरमा को देखा जो उसी तरफ देख रही थी। गरमा तेज़ी से उठी थी और सलवा के पास आई। फ़ोन देखा, राहील अफरीदी का फ़ोन था। डैडी का फ़ोन लाओ, मैं बात करूँगी, दो मुझे फ़ोन। गरमा ने सलवा के हाथ से फ़ोन लेना चाहा। पागल हुई हो क्या, मामा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बिले डैडी को टेंशन मत दो। गनमा की जज्बातियत को वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए हल्के से डांट दिया था, मगर गरमा पर सलवा की डांट का कोई असर नहीं हुआ था। सलवा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जानते बूझते इस आग में कूदने नहीं दूंगी। गनमा ने एक बार फिर उसके हाथ से फ़ोन लेना चाहा, मगर इस बार सलवा ने उसके मुंह पर धीरे से चांटा मार दिया। तुमने मुझे मारा है। रूहासी सी मुंह पर हाथ रखे वो सलवा को भीगी आंखों से देखने लगी। गनमा, मेरी बात सुनो। सलवा को अपने इस अचानक रद्द अमल पर शदीद अफसोस हुआ था। तुम हो ही नहीं इस लायक के तुम्हारे साथ भलाई की जाए। जाओ कूदो आग में जहन्नम में जाओ तुम। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब इंसान खुद ही अपने साथ बुरा करने पर डट जाए तो कोई उसके साथ भलाई नहीं कर सकता।
और फिर वो रुकी रही, सिसकती हुई अपने बेडरूम में भागती चली गई थी। फ़ोन एक बार फिर बेल देने लगा। उसने फ़ोन देखा और रिसीव कर लिया। जी डैडी कहिए। बेटा मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा था, कहाँ थी आप? वहाँ से परेशानी से लबरेज आवाज़ उभरी थी। वो डैडी मैं ज़रा किचन में थी। चलो ठीक है, ये बताओ कब पहुँच रही हो? यहाँ से ड्राइवर निकल गया है। बस डैडी मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। और मामा की तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर है। ओके बस मैं तैयार हो जाऊँ, आती हूँ। ओके बस जल्दी आओ क्योंकि आगा जान और शहकाशा आ चुके हैं। जी। खूबसूरत चेहरे पर उदासी ही उदासी थी। एक सर्द सांस खींचती वो अपने बेडरूम की जानिब बढ़ी थी। ड्राइवर की हमरा सलवा कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। आईसीयू के बाहर वेटिंग रूम में राहिला अफरीदी आगाजान बैठे थे। आगाजान खुशी से निहाल होते उठे और उसके सर पर दस्ते शफकत फेरते उसके सर पे बोसा लिया था। जीती रहो, खुश रहो शहकाशा। आगाजान ने दूर खड़े किसी से फ़ोन पर बात करते शहकाशा मलिक को आवाज़ लगाई। शहकाशा मलिक ने पलटकर आगाजान को देखा और फ़ोन ऑफ करता शाहाना चाल चलता आगे बढ़ा। जी आगाजान, बेटा सलवा आ गई है, सब रेडी है। शहजील कहाँ है? आगाजान के लबों पर खुशी से भरी मुस्कुराहट थी। उनके साथ खड़ी सलवा को शहकाशा ने लम्हे भर के लिए देखा था, मगर इस लम्हे भर में नफरत की एक आग भड़की थी। इसके पूरे वजूद में आसाब में एक तनाव सा आ गया था। निगाहों में दहते अंगारों की ऐसी तपिश थी जिससे सलवा को अंदर तक झुलसा दिया था। वो ना देख कर भी महसूस कर सकती थी कि इन आंखों में उसके लिए कितनी नफरत के शोले निकल रहे हैं। शहजील निकाह खानगाहों के हमरा आ चुका था। थोड़ी ही देर में शहकाशा मलिक और सलवा का निकाह पढ़ा दिया गया था। सना तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम हो गया है, सलवा का निकाह आज कर दिया गया है। राहिला अफरीदी ने सना के कान में झुककर धीरे से कहा। सना ने आंखें खोलकर देखा था। सुमैर। सना ने बहुत होले से बिना आवाज़ के एक नाम लिया था। हाँ हाँ सुमैर, अभी तो यही था, तुम सो रही थी ना, तो काफ़ी देर से यही तुम्हारे पास था। राहिला अफरीदी ने सना का सर सहलाया था। सना ने मुतमईन होकर दोबारा वापस आंखें मूंद ली थी। राहिला अफरीदी ने बगौर सना का चेहरा देखा। मुबारक हो माहगुल, मुबारक हो माहगुल, निकाह हो गया। आगा जान के चेहरे पर ज़माने भर की खुशी पहना थी। मुस्कुराहट में एक सुकून सा था। बस हम कुछ देर में निकलने ही वाले हैं। जी जी बिल्कुल, तैयारी और इस्तकबाल शानदार होना चाहिए कि लगे में आगा मलिक की बहू और शहकाशा मलिक की बीवी आ रही है। कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। शहजील और शहकाशा सामने बैठे आगा जान को ही देख रहे थे। शहकाशा के चेहरे पर जिस कदर बेजारियत बेसुकूनी उलझन थी, शहजील के चेहरे पर उतनी ही खुशी के रंग थे। आगा जान कितने खुश है ना भाया। मुझे समझ नहीं आता जिस लड़की से और उसके पूरे ख़ानदान से हमें आगा जान को नफरत करनी चाहिए, जिनसे इंतकाम लेना चाहिए, आगा जान उन्हें ही सर पे क्यों बिठा रहे हैं। शहकाशा मलिक के लबों से झड़ते नफरत के कांटों को शहजील ने बहुत चौंक कर देखा था। ये क्या कह रहे हैं आप भाया? शहकाशा मलिक ने शहजील मलिक को देखकर कुछ सोचता हुआ खड़ा हो गया। कुछ नहीं, जाओ और आगा जान से पूछो कि कब तक ये खड़ा ख़त्म करना है। वो वहाँ रुका नहीं था और बाहर की जानिब निकलता चला गया था। शहजील मलिक ने बहुत दूर तक उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। सामने से आती राहिला अफरीदी के हमरा सलवा पर नज़र पड़ी। इतनी प्यारी सी लड़की के साथ कोई जुल्म मत कर देना भाया। शहजील मलिक ने दिल में सोचा। कैसी है सना बेटी? अब आगाजान सलवा और राहिला अफरीदी को आता देखकर वहां आए थे। बेहतर है आगाजान, सलवा आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। और अगर हम कहें कि हम सलवा बेटी को आज ही ले जाना चाहते हैं। आगाजान ने जानिसार नज़र से सलवा को देखा और फिर राहिला अफरीदी को, जो शायद बहुत कुछ सोच रहे थे। फिर मैं कहूँगा कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। राहिला अफरीदी ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात कही थी, जबकि सलवा उनके दिल की हालत से बेखबर हैरान नज़रों से तकने लगी थी। कितनी आसानी से आप मुझे अलग कर रहे हैं डैडी, सलवा ने नहायत दुख से ये बात सोची थी। ठीक है, हम अपनी अमानत लेकर जा रहे हैं। पिंक जॉर्जेट के हल्के से कढ़ाई वाले सूट में मलबूस सलवा को राहिला अफरीदी ने आखिरी बार अपने सीने से लगाया था। सलवा तादेर खुद को संभाल नहीं सकी। उसकी खूबसूरत आंखों से अश्क बहने लगे लगे थे। डैडी, वो तो ज़ुबान पर शिकवा भी नहीं ला सकती थी। मेरी जान, तुम्हारी मामा की भी यही ख्वाहिश है। सलवा ने गमज़दा नज़रों से राहिला अफरीदी को तका था। चंद ही लम्हों में उसकी ज़िंदगी ये रुख बदल लेगी, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा जैसे ही ठीक होंगी वो इन हालात को आपकी शादी को कबूल कर लेंगी। मैं उन्हें लाऊंगा तुमसे मिलाने क्वेटा। आगा जान जो शहजील से कुछ कह रहे थे, बात ख़त्म होते ही वहाँ आए थे। अब हमें इजाज़त दो राहिला अफरीदी, हमें चलना चाहिए। जी आगा जान। राहिला अफरीदी की आंखों में नमी सी भर गई थी। उन्होंने सलवा की पेशानी पर बोसा लिया था। न्यू मॉडल की पिजारों में ड्राइवर के हमरा गाड़ी सड़क पर फर्राटे भरने लगी थी। फ्रंट सीट पर ड्राइवर और शहजील मलिक विराजमान थे, जबकि बैक सीट पर आगा जान और शहकाशा मलिक के दरमियान सुकड़ी सिमटी सी सलवा बैठी थी। सर को झुकाए वो अपनी यादें पीछे छोड़ आई थी, और जो सोचो कि स्क्रीन पर चेहरा था वो गनमा का था। उसे क्या पता था कि आखिरी बार मिल रही है गनमा से, जिसके मुंह पर उसने तमाचा मारा था।
नाराज़ कर दिया था, वरना कम से कम मना ही लेती, उसके पास जाकर अपनी नादानस्तगी की माफ़ी ही मांग लेती, मगर किस्मत और हालात ने ऐसा मौका नहीं दिया था। गाड़ी चलते हुए शायद व्हील में कोई पत्थर आ गया था, गाड़ी डगमगाई थी और सलवा पूरी तरह खामोश बैठे शहकाशा मलिक के कसरती बाजू से टकराई थी। शहकाशा मलिक भी इस अफ्ताद के लिए कतई तौर पर राजी नहीं था। उसके हाथ में जो सेल फोन था जिसमें वो अपनी ईमेल चेक कर रहा था, सलवा के टकराने की वजह से नीचे गिरा था। शहकाशा मलिक ने लम्हे भर के लिए ये गुलाबी चेहरा देखा था, फिर ड्राइवर को घूरने लगा। अब आप ठीक से अपनी नशिस्त संभालेंगे या उम्र भर इसी पोजीशन में रहना है? शहकाशा मलिक ने इन गुलाबी आंखों में बगौर देखते हुए संजीदगी से कहा था। सलवा गड़बड़ाती अपने होंठों को बेदर्दी से कुचलती ठीक तरह से बैठी थी। और तुम अब गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर की थी। ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाओ वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा, कुरख्तगी से कहते हुए अपना फ़ोन अपने कदमों से उठाया था। आगा जान ने सलवा के गिर्द अपना बाजू हमाइल कर दिया था। मेरे बच्चे को लगी तो नहीं, हालांकि ये जितना भी पार्ट हो रहा था ये सारा भाया के करने का था। शजील मलिक बैक मिरर से सब देख चुका था। पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए उसने पलट कर शहकाशा मलिक को देखा था। शहकाशा मलिक ने नहायत घूर के शहजील मलिक को देखा था और फिर वापस नज़र मोबाइल स्क्रीन पर डाल दी। आगा जान, आपकी बच्ची इस धचके से डर गई है, ज़रा ठीक तरह से पूछे, पहाड़ से टकराई है, कहीं ज़रब तो नहीं लगी? हालांकि पहाड़ पर तो कोई असर भी नहीं हुआ। शहजील मलिक सलवा का घबराया घबराया सा चेहरा देखने लगा। शहजील मलिक की पहाड़ की गर्दान वो अच्छी तरह समझ गया था, मगर नज़रअंदाज करना ही बेहतर जा रहा था, क्योंकि उसे ना तो शहजील मलिक की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट था और ना ही सलवा में। क्या भाया, खुदा के लिए इस मोबाइल को तो छोड़े। शहजील मलिक ने बिलाखिर टोक ही दिया था। अच्छा तो फिर क्या करूँ, तुम्हारी फजूल बकवास सुनूँ? नहीं, मेरी क्या औकात, अब तो आप सलमा भाभी की ही सुर बिखेरती आवाज़ सुबह शाम सुनेंगे। पुरमज़ा अंदाज में शहकाशा मलिक को छेड़ा था। मुझे अपनी तरह फारिग समझा हुआ है क्या? करने को एक यही काम रह गया है? उसने गहरा तंज किया था, मगर शहजील मलिक ने हवा में उड़ा दिया था। ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि फारिग कौन है। शहजील मलिक शरारत से मुस्कुरा दिया। शहकाशा मलिक ने नफ़ी में गर्दन इधर उधर हिलाते हुए लबों पर तंजिया मुस्कुराहट के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा। तेज़ी से भागते नज़ारों में उसकी नफरत भरी सोचों में सिर्फ इजाफा ही हो रहा था, उसके अलावा और कोई जज्बा सर नहीं उठा रहा था। सारा दवाइयों, इंजेक्शंस और ड्रिप के ज़रिए सिर्फ बेखबर सो रही थी। राहिल अफरीदी ने सना को एक नज़र देखा और डॉक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करके बाहर निकल गए। इन्हें घर जाना था, गर्मा को भी तो समझाना था, उसकी नाराज़गी ख़त्म करनी थी, जो पिछले एक हफ्ते से राहिल अफरीदी से नाराज़ है, जो सलवा और शहकाशा मलिक के निकाह के लिए कतई तौर पर रजामंद नहीं थी, क्योंकि वो अनजान थी, नासमझ थी, सच्चाई और हकीकत से बेखबर। 22 साल तक जिस राज पर पर्दा डला हुआ था, कहीं आज वो राज गनमा पर आश्कार ना हो जाए। और शायद हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं, यही बेहतर है कि गनमा को सब कुछ जान लेना चाहिए। आखिर कब तक वो छुपाएंगे? और शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पता भी नहीं चलता अगर मंजर आम पर आगा जान नहीं आ जाते और उन्होंने अपनी अमानत तलब ना कर ली होती। फरसी, ये ठीक तरीका नहीं है, तुम सब्र करते, मैं एक कोशिश और कर लेता, हो सकता था कि आगा जान मान जाते। नहीं राहील भाई, मुझे मालूम है वो लोग कभी नहीं मानेंगे। आगा जान के फैसले में लचक आ जाए तो ये क़यामत तक नहीं हो सकता, जहरी गुल ने रोते हुए कहा था। और अब क्या होगा, कुछ सोचा है इस बारे में? गैरत के नाम पर हथियार निकल आएंगे, उसका इदराक है तुम्हें? नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, नीस्तो नाबूद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तुम लोग नहीं जानते, तुम लोगों ने निकाह करके दो कबीलों में जंग छेड़ दी है। वो सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता राहील भाई। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं और जरी गुल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। फसी आफरीदी के लबो लहजे से बगावत की बू आ रही थी और उसका अंदाज, उसका फैसला पुख्ता था, अटल था, जिससे वो लम्हे भर के लिए ना ही एक कदम पीछे हटने को राजी था और ना ही किसी किस्म का कोई समझौता करेगा। तुम लोगों ने किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे? राहील आफरीदी सर पकड़कर बैठ गए थे। राहील, जो हो गया सो हो गया, आगे का क्या करना है? क्या होगा? सना ने एक नज़र रोती हुई जरी गुल को देखा था और अफसुर्दा से खड़े फसी को। राहिल अफरीदी ने पुरसोच नजरों से सना को देखा था। एक ही तरीका है अब। वो क्या? तुम दोनों के फ़ोन कहाँ हैं? जल्दी से उनसे अपनी अपनी सिम निकाल कर तोड़ो। जी। राहिल अफरीदी के कहने पर फसी अफरीदी और जरी गुल दोनों ने अपनी अपनी सिम फ़ोन से निकाल कर तोड़ दी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें बाई रोड अभी निकलना है, कोयटा की हदूद से। कोई 4-5 घंटे के वक्फे से वो लोग कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। यहाँ राहिल अफरीदी का 200 गज का एक शानदार बंगला था, जो उन्होंने बहुत पहले ख़रीदा था, मगर आज काम आया था। 1 साल हो गया था उन लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए, मगर इस 1 साल में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि उन लोगों को
को कोई नुकसान पहुंचे या कोई फ़ोन नहीं आया था। जरी गुल की गोद में एक प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी थी। गुलाबी गुलाबी रंगत वाली सलवा में जरी गुल और फसी अफरीदी की जान कैद थी, मगर इन दोनों ने अपनी पहली बच्ची सना की गोद में डाल दी थी, जिनकी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया था, मगर औलाद की नेमत से महरूम थी। सना भाभी, आपने मेरी इस मोड़ पर मदद की, इस वक्त अपने घर और दिल में जगह दी जब हम पर बहुत मुश्किल वक्त था। जरी गुल ने सना का हाथ थामा था। बुरी बात मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम लोगों की अटूट मोहब्बत ही है जो तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। सना ने जरी गुल के हाथ पर अपना दूसरा हाथ धर दिया। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की परवरिश और तरबियत आपके हाथों में हो सना भाभी। फसी अफरीदी मुस्कुराते हुए जरी गुल को देखने के बाद सना को देखने लगा और आगे बढ़कर जरी गुल के बराबर में आ बैठा था। ओके, सना खुश दिली से मुस्कुरा दी और कार्ड से प्यारी सी सलवा को गोद में भर लिया। जरी गुल ने फसी अफरीदी को मुस्कुराती आंखों में देखते अपना सर चाहत से उसके शाने पर धर दिया था। फसी अफरीदी ने मोहब्बत से उसके बालों में अपने लब रख दिए थे। फसी इस दौरान अंदर राहील अफरीदी दाखिल हुए थे। जी राहील भाई। फसी अफरीदी जरी गुल के पास खड़ा हो गया था। फसी, मेरी डॉक्टर शहला से बात हो गई है, डिस्चार्ज के कुछ पेपर्स हैं, तुम यूँ करो उन पर साइन कर दो, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है, आप लोग पेपर्स फाइनल कर लो, जब तक मैं सलवा को पैदाइशी टीका लगवा देती हूँ। सना गुलाबी गद्दे में छोटी सी सलवा को लिए वहाँ चली आई थी। ये ठीक रहेगा तो सना, फिर आप यूँ करें कि टीका लगवा कर डॉक्टर शहला से भी मिल लीजिएगा, ताकि वो मजीद कोई एनर्जी की मेडिसिन लिख दे। जी बेहतर जरी, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। सना ने बेड पर नीम दराज लेटी जरी गुल को कहा। ओके सना भाभी, आई वेट। वो तीनों एक ही साथ बाहर निकल गए थे। अभी उनको गए 1 ही मिनट हुआ था, किसी ने नहायत ही जोरदार अंदाज में बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला था। जरी गुल जो उन लोगों के जाने के बाद आंखें मूंदे लेटी थी, उस जोरदार आवाज़ पर आंखें खोली और सामने खड़े जिस शख्स पर उसकी नज़र पड़ी, लम्हे भर के लिए जैसे हर शय उसकी आंखों के सामने घूमती महसूस हुई थी। शमशेर लबों से सिर्फ यही नाम अदा हुआ था, मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। और फिर शमशेर ने अपनी ब्लैक जैकेट से पिस्टल निकाली और उस पर दाग दी। पिस्टल की 2 गोलियां एक उसके सर पर और दूसरी उसके दिल की जानिब उतार दी। जरी गुल को एक सांस के बाद दूसरा सांस भी नहीं आया था, वो वहीं दम तोड़ चुकी थी। फसी जरखान मलिक शेर की तरह जोर से दौड़ा था। फसी अफरीदी जो दस्तखत करके निकल रहा था, पीछे पलट कर देखा तो जरखान मलिक पिस्टल ताने खड़ा था। फसी अफरीदी ने लम्हा भी नहीं लगाया था अपनी जैकेट से पिस्टल निकालने में, और हमेशा इस चीज़ को अपने साथ रखता था कि जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, और आज उसकी ज़रूरत पड़ ही गई। तुझे क्या लगा तू मुझसे छुप जाएगा? अरे अगर पाताल में भी घुस जाता तो वहां से भी घसीट के ले आता। जरखान मलिक के लहजे में अज़्ज़ों जैसी जहरीली फंकार थी। तो कम दहकते अंगारों के शोले फसी अफरीदी के वजूद से भी नहीं फूट रहे थे। इस बार टक्कर बराबर की थी। जरखान मलिक का बेपनाह गुस्सा और फसी अफरीदी का जज्बाती अंदाज, आज क्या होने वाला है ये सब जानते थे। जरखान मलिक, मैं इस किस्से को आज ही ख़त्म कर दूंगा। जरी गुल का डरो खौफ आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जरी गुल का डरो खौफ ही नहीं, आज वो खुद भी ख़त्म हो जाएगी। उससे हमारे ख़ानदान की इज्जत और गैरत जो खाक में मिलाई है, उसका खमियाजा तो भुगतना ही है। मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन उसने हवेली से कदम बाहर निकाला था। आज तो बस कब्र में उसको उतारना था। नफरत की चिंगारियां हर शय भस्म करने को तैयार थी। खबरदार जरखान मलिक, जो जर्री गुल का बाल भी बांका हुआ, वो जोर से चीखा और फिर एक गोली पिस्टल से निकली और फसी अफरीदी का बाजू चीरती हुई निकलती चली गई। और जोशो जज्बात जब बराबर का था, गुस्सा और गजब जब अरूज पर था, तो दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। एक गोली जरखान मलिक की जानिब से निकली तो दूसरी फसी अफरीदी की पिस्टल से निकली और सीधा उसका सीना फाड़ गई। खून का फवारा उबल पड़ा था। अस्पताल में खौफ व हरास फैल गया था। हर शख्स कोने खुदरे में चुपे इस खूनाशाम मंजर को तक रहा था। फसी अफरीदी पीछे से शमशेर की चिंगाड़ती गूंज ने वहां के माहौल को मजीद सहमा दिया था। और इससे पहले कि फसी अफरीदी कोई कार्रवाई करता, शमशेर ने अपनी गन में से सारा लोहा फसी अफरीदी के जिस्म में उंडेल दिया था। वो वहीं ढेर हो गया था, ख़त्म हो गया था। मैं तेरी नस्ल तक ख़त्म कर दूंगा। शमशेर ने बुरी तरह फर्श पर पड़े लहू लुहान फसी अफरीदी को घूरा था। कहाँ है इसकी बेटी? आज ही पैदा हुई है ना, आज ही मरेगी। साईं ये रही, मगर ये तो मुर्दा पैदा हुई। आगा जान के मुलाजिम इस मुर्दा बच्ची को लिए चले आए थे। हूँ, शमशेर नफरत से हुंकारा था। अच्छा हुआ मरी हुई पैदा हुई है, वरना जरखान आगा जान तेजी से आगे भागते हुए आए थे। गोली जरखान के सीने पर लगी थी, इसलिए वो तादेर हिम्मत नहीं कर सका और चंद सांसों के बाद ही दम तोड़ दिया था। चंद ही घंटों में बहुत सी कीमती जानें मौत के घाट उतर चुकी थी, अपना नामो निशान, अपनी पहचान खो चुकी थी। राहिला अफरीदी की आंखें नम हो गई थी। अपनी बीती जिंदगी का एक एक अवराक आज उन्होंने गनमा के आगे खोल दिया था। माजी के दरीचों में झांकते हुए खुद गनमा का चेहरा भी अश्कों से भीग गया था।
इतना गम, इतनी तकलीफ, दर्द छुपाया है उसके मामा डैडी ने। उसका दिल जैसे शिद्दत गम से फटा जा रहा था। डैडी, गनवा ने राहीला अफरीदी के ढहे हुए कंधे पर हाथ रखा। राहीला अफरीदी ने अपनी भीगी आंखें साफ की थीं। तुम्हारी मामा सलवा से बहुत प्यार करती हैं, तुमसे ज़्यादा। हम जो 4 साल तक बेऔलाद रहे, सलवा के गोद में आने के बाद हमें तुम्हारी खुशी की नवीद मिली थी। राहीला अफरीदी ने गनवा के सर पर दस्ते शफकत रखा था। गनवा ने राहीला अफरीदी का हाथ अपने हाथों में अकीदत एहतराम से थामकर हाथ की पुश्त पर बोसा लिया था। उसी स्नाह में मुलाजमत चाय की ट्रॉली घसीटती ले आई थी। गनवा ने चाय अपने और राहीला अफरीदी के लिए बनाई थी। उसे अपने डैडी और सबसे ज़्यादा अपनी मामा को संभालना था। उनकी हिम्मत बंधानी थी, क्योंकि वो तो इस शादी से कतई लाइलम थे। डैडी, ये शमशेर कौन था? चाय का खाली कप गनवा ने वापस ट्रॉली में रखा। जरी गुल के बचपन का मंगेतर। उनके ख़ानदान में जब लड़की किसी के नाम की अंगूठी पहन ले तो चाहे लड़का किसी वजह से मर ही क्यों ना जाए, वो लड़की सारी उम्र उसके नाम पर बैठी रहती है। और जरी गुल तो शमशेर की मांग थी, और उसका ख़ानदान भला कैसे बर्दाश्त कर लेता कि जरी गुल किसी दूसरे लड़के के बारे में सोचे भी। मगर यूनिवर्सिटी में ही फंसी और जरी गुल की दोस्ती कब मोहब्बत और इश्क जुनून में बदली, इन लोगों को खबर ही नहीं हुई। मैं गया था हवेली आगाजान और उसके भाई जरखान मलिक से जरी गुल का रिश्ता लेने फंसी के लिए, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके यहाँ गैर ख़ानदान में शादी करने के बारे में सोचना भी गुनाह समझा जाता है। मगर मैं मायूस ही लौटा। मेरी कोई तावील उन लोगों को कायल ना कर सकी, तो मजबूरन फंसी और जरी गुल ने ये इंतहाई कदम उठा लिया। मैं जानता था कि वो अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए किस कदर हसास है। गैरत के नाम पर ख़ानदान नस्लें ख़त्म कर दी जाती हैं, तो फिर जरी गुल और फसी को कैसे बख्श देते? वो लोग अपनी नाकामी पर बिफर गए थे। किसी भूखे शेर की तरह बू सूंघते हुए इन लोगों तक पहुंच ही गए, और चंद ही लम्हों में, चंद ही पल में इस रोए ज़मीन से उनका नामो निशान मिटा दिया। उन लोगों को पता चल गया था कि इस दिन जरी गुल के यहाँ किसी नौमौलूद बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो उस मासूम जान के भी खून के प्यासे थे। तो वो मुर्दा बच्ची। गनवा के दिलो दिमाग में ये सवाल गर्दिश करने लगा। जिस वक्त शमशेर जरी गुल को मार के निकला था, गुल की आवाज़ सुनकर मैं और सनत तेजी से जरी गुल के रूम में भागे थे, मगर जब तक वो दम तोड़ चुकी थी। जरी गुल पीछे मुड़कर देखा तो आगाजान अपने मुलाजिम के हमरा अंदर दाखिल हुए। अपनी लाडली बेटी की खून में लथपथ लाश देखकर वो भी रो दिए थे। बहुत समझाया जरखां को, शमशेर को, मगर ये जवान खून का उबाल था। बदला ये बगैर ठंडा होने वाला नहीं। इंतकाम की आग ने दोनों को अंधा कर दिया था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सका, इस भड़कती हुई आग को नहीं बुझा सकता जिसके दहकते हुए अंगारों की लपेट ने तुम्हें तुम्हारी खुशियों को निगल लिया। मुझे माफ़ कर दो। आगा जान ने जरी गुल का खून में भीगा चेहरा हाथों में लिया था। मगर मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगा। आगा जान उठे और पास ही खड़े राहीला अफरीदी के पास चलते हुए आ ठहरे थे, और उनके पीछे दबकी सहमी डरी सी सना को देखने लगे। उसकी गोद में गुलाबी कपड़े में इस मासूम सी छोटी सी बच्ची को देखने लगे, जिसमें उन्हें अपने जरी गुल की शबीहा नजर आने लगी थी। उन्होंने हाथ बढ़ा के सना के हाथ से उस मासूम सी जान को लिया था। प्लीज़ आगाजान, इसको हमसे अलग मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। राहीला अफरीदी ने अपने दोनों हाथ आगाजान के आगे जोड़ दिए थे। आगाजान ने डबडबाई हुई नजर आंखों से उस मासूम परी को देखा, जो हालात से बेफिक्र होकर पुरसुकून नींद सो रही थी, जिसे ये नहीं मालूम था कि उसकी माँ मर चुकी थी, जिसका बाप उसे दुनिया में छोड़ के जा रहा था। आगाजान, सना की तड़पती आवाज़ पर आगाजान ने सना को देखा और फिर इस बच्ची के माथे पर प्यार करके वापस सना की गोद में डाल दिया। ये लो हमारी जरी गुल की परछाई है, और हम अपनी बच्ची पर बुरा साया नहीं डालने देंगे। जरी गुल की तो हिफाजत नहीं कर सके, मगर अपनी नवासी को कुछ नहीं होने देंगे। राहीला अफरीदी, आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ये तुम्हारे पास हमारी अमानत है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी अमानत तुमसे वापस ले लेंगे। आगा जान ने नज़र भर के इस मासूम सी बच्ची को देखा, और एक बात का ख़ास ख्याल रखना, इस बच्ची की वल्दियत के खाने में फसिया अफरीदी नहीं, राहीला अफरीदी का नाम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो लोग फसिया अफरीदी के नाम तक भी पहुँचे। जी आगा जान। राहीला अफरीदी खुश होकर मातम करे कुछ नहीं जानता। दीन मोहम्मद। आगा जान ने अपने ख़ास वफादार और मुलाजिम को पुकारा, जो पीछे सर झुकाए दोनों हाथ बांधे खड़ा था। आगा जान के पुकारने पर तेज़ी से आया, हुक्म साईं, जाओ जल्दी से एक मुर्दा बच्ची का इंतज़ाम करो। जी साईं। और फिर वो शमशेर को मुर्दा बच्ची दिखाकर साबित कर दिया कि फसी और जरी गुल की बेटी भी मुर्दा पैदा हुई है। गनवा ने बगौर अपने बाप की आंखों में देखा था, जहाँ भाई की जुदाई के गुजरे दिनों की यादें थीं। इसीलिए तुम्हारी मामा चाहती थी कि उनकी सहेली के बेटे
सुमेर से सलवा की शादी जल्द अज जल्द हो जाए ताकि वो हमेशा के लिए महफूज रहे। उसे आगा जान यहाँ से लेकर न जाए, मगर अचानक ही हार्ट अटैक ने उनको अस्पताल पहुँचा दिया। जिस दिन सना को अस्पताल में एडमिट किया उसी दिन अस्पताल में आगा जान से मुलाकात हुई। वहाँ वो अपने किसी दोस्त को देखने आए थे और हमसे टकरा गए। डैडी, क्या सलवा जानती है अपनी इस हकीकत के बारे में? हमने ज़रूरी नहीं समझा कि सलवा को इस हकीकत के बारे में आगाह किया जाए। गनमा की नज़रों में सलवा का चेहरा घूम गया। ये हकीकत, ये सच्चाई जिस कदर खुश आयन थी उतनी ही कड़वी और तकलीफ दे भी थी। वो दोनों सगी बहनें ना सही मगर सगी बहनों से कम भी नहीं थी। सलवा उसके चचा की बेटी थी, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात थी, मगर वो साथ ही अब शहकाशा मलिक की बीवी भी थी। ये तकलीफ दे बात थी। वो शहकाशा मलिक जो आगा खान के साथ राहिला अफरीदी के हमरा उनके घर पहली बार आया था। गनवा और सलवा ड्राइंग रूम में आई। दोनों ने आगा जान को सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। आगा जान ने दोनों को खुश दिली से जवाब दिया। दोनों के सरों पर हाथ रखा, मगर सलवा को अपने सीने से लगाकर उसके सर पर बोसा लिया। इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट गनवा की समझ से बाहर थी। ये शहकाशा है हमारा बड़ा पोता। आगा जान ने सिंगल सोफे पर मगरूर राना और शाहाना अंदाज में विराजमान शहकाशा मलिक से तारुफ करवाया था। शहकाशा मलिक के चेहरे से ही नहीं, उसके हर अंदाज से गरूर टपक रहा था। साफ लग रहा था कि वो वहाँ ज़बरदस्ती बैठा है। गनमा को तो वो बंदा एकांत नहीं भाया था जिसका इजहार उसने अकेले में सलवा से कर दिया था। छोड़ो, हमें कौन सी इनसे रिश्तेदारी जोड़नी है, सलवा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या कलफ लगा हुआ, कट तो देख जैसे एक कायनात का बादशाह हो। सच्ची सख्त जहर लग रहा था। गनमा दिल खोल कर अपना गुस्सा अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी। पागल हो गई हो तुम, बिला वजह का मत अपना खून जलाओ। सलवा जानती थी गनमा की तबीयत और मिजाज को। खून क्यों ना जलाऊं, तुम ही देखो, मैंने सलाम किया, जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझा, जैसे खुदा ना खास्ता हमने उसकी जायदाद चुरा ली हो। मगर खून क्या खुश्क होता, इस खून में उबाल तो उस वक्त उठा जब राहिला अफरीदी ने खबर सुनाई कि आज शाम तुम्हारा निकाह शहकाशा मलिक से है। सलवा, इन्हें मना कर दो, साफ इनकार कर दो, तुम हामी नहीं भरोगी। मगर गनमा की नहीं सुनी गई, बल्कि दोनों बहनों में नाराज़गी भी हो गई। सलवा की गैर मौजूदगी बहुत महसूस हो रही थी, बहुत शिद्दत से याद आ रही थी उसकी कमी। मगर अचानक वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सलवा इतनी दूर इस अकड़ू कलफ लगे शख्स के साथ क्वेटा चली गई थी। हवेली आ गई थी। सूरज अलविदा कह चुका था, मगर हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसकी चकाचौंध रोशनी दूर दूर तक हर शय पर फैली हुई थी। ढोल बजाने वाले इस खुशी को अपने निराले अंदाज में पेश कर रहे थे। रक्स हो रहा था। शादियाने पर कस्तो गीत गाए जा रहे थे। गो के हर शय झिलमिला रही थी। और क्यों ना हो, हवेली के बड़े बेटे सरदार शहकाशा मलिक की शादी थी। वो क्वेटा अपनी बीवी लेकर आया था। हर बड़ा हर बच्चा खुशियां मना रहा था। तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए थे। अनमोल इकसाम के खाने बनाए जा रहे थे, जिसमें उनकी रवायती डिश मटन की सब्जी भुनी जा रही थी। बड़ी सी पिजारो रुक चुकी थी, जिसमें सबसे पहले शहकाशा मलिक ही उतरा था। दूसरी साइड से आगा जान उतरे, मगर सलवा को अभी उतरने के लिए मना कर दिया था। शहजील मलिक मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा। मुझे तो डर था भाया कि आप चलती हुई गाड़ी से छलांग ना लगा दे। क्या मतलब? शहकाशा मलिक ने नासमझी में उसको देखा था। क्योंकि जो स्पीड आपने अभी दिखाई है, खुदा ना खास्ता उससे तो यही जाहिर होता है। शहजील मलिक ने मुस्कुराते हुए छेड़ा था। भाया, वो ज़रा सा शहकाशा मलिक की जानिब झुका था और हौले से सरगोशी की। बको। शहकाशा मलिक को एक आंख नहीं बहा रहा था शहजील मलिक का छेड़ना। सलवा भाभी कैसी हैं, अच्छी हैं ना? खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया था। पूरे रस्ते तुम्हारी बक बक बर्दाश्त की है, लेकिन अब अगर कोई फजूल गोई की तो याद रखना, इस मटन सिज्जी की जगह तुम होगे। शहकाशा मलिक के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ी थी। हद है, आज तो थोड़ा रोमांटिक मूड बना ले। वो शरारत से मुस्कुरा दिया। तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, रुको। इससे पहले कि शहकाशा मलिक उसको गर्दन से पकड़ता, वो 9-2-11 हो गया था। कहाँ है मेरी शहकाशा की दुल्हन? बेबे गुल अपनी मुलाजमों के साथ वहाँ आई थी। शहकाशा मलिक को वहाँ मजीद ठहरना दोभर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकलता चला गया। बेबे गुल से तो अपनी खुशी, बेपनाह खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उनका बस चल रहा था क्या क्या कुछ ना कर दे, दुनिया जहान की हर खुशी सलवा के कदमों में ढेर कर दे। धीरज, मीरा गुल, धीरज। आगा जान समझते थे कि उनकी खुशी को उनकी बुढ़ी आंखों में जो फूटती रहती थी हवेली के कुमकुमों की रोशनी भी मानंद पड़ रही है। आगा साहिब और कितना सब्र करवाएंगे? बरसों से ये आंखें प्यासी हैं, तरस रही हैं अपनी जरी गुल की निशानी को देखने के लिए। उनके हर अंदाज से बेताबी बेसब्री टपक रही थी। आगा जान ने जल्दी से उनके हिलते लबों पर हाथ रख दिए थे। आपको मना किया था ना?
माफ़ कर दें आगा साहिब, गलती हो गई, मगर क्या करूँ, दिल संभल नहीं रहा, खुशी हाथों से निकली जा रही है। आगा जान हौले से मुस्कुरा दिए। वो अच्छी तरह समझ सकते थे और फिर मज़ीद उनका इम्तिहान ना लेते हुए गाड़ी की पिछली साइड का दरवाज़ा खोला था। आइए सलवा बेटी, आगा जान ने हाथ आगे बढ़ाया। सलवा ने उनको देखा और फिर उनका बड़ा हुआ हाथ, और फिर झिझकते हुए उनका हाथ थाम लिया। आगा जान का हाथ थामे वो गाड़ी से बाहर निकली थी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, नज़र का नूर। बेबे जान ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया था। ऐसी ठंडक, ऐसा सुकून, जैसे सलवा को नहीं, अपनी लाडली जरी गुल को अपने से लगा लिया हो। वही परछाई, वही खुशबू, बिल्कुल हूबहू उस जैसी। बेबी गुल ने उसे खुद से अलग करने के बाद अपनी हथेलियों में उसका सुंदर सा चेहरा भर लिया था। सलवा को जाने की उन खातून से गले लगकर अलग सुकून, कुछ अलग ही सरूर सा मिला था। दिल जैसे बहुत पुरसुकून हो गया हो। उनके नूरानी चेहरे में उसको हल्की सी अपनी शबीहा महसूस हुई थी। इत्तफाकन उनकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। साफ शफाफ सफ़ेद रंग, जिस पर हल्की सी झुर्रियाँ ज़रूर थी, मगर फिर भी अलग नूर था। अलग ही उस चेहरे से रोशनी फूट रही थी, जिसे सलवा बिना पलक झिपकाए बस तके ही जा रही थी। जाने क्यों वो खुद को उस नूरानी चेहरे को अपनी आंखों में बसा कर दिल में उतारना चाहती थी। क्या ख़ास वजह है, क्या राज है, वो सबसे बेखबर अनजान बस तके जा रही थी। लाओ भाई, जल्दी से काले बकरे ले आओ। मुलाजमा 4 काले काले बकरे ले आई। चलो मेरी बेटी, इन पर हाथ रखो, ये सब सदक़े के हैं। जी। सलवा इन मोटे तगड़े काले बकरों में से सहम गई। उसका सहमना आगाजान महसूस कर चुके थे, इसलिए वो आगे बढ़े और उसको अपने साथ लगाकर थोड़ा आगे बढ़े। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम बस इन पर अपना हाथ रख दो। फिर सलवा का हाथ पकड़कर आगाजान ने बारी बारी चारों बकरों के सर पर हाथ फिरवा दिया था। लाओ भी, अब अपनी बेटी की नज़र भी उतारेंगे। और फिर 3-4 मुलाजमाएँ थाली लिए चली आईं, जिनमें पैसे, कपड़े वगैरह थे। जाओ, ये सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दो। आओ मेरी बच्ची। माहरूख, लाला जान, रानी गुल, कशमाला, कहाँ हो तुम? चलो जल्दी आ जाओ। बेबे गुल ने अपने सब रिश्तेदारों के नाम लिए, जो लम्हे भर में हाजिर हो चुकी थी। चलो भाई, हमारे शहकाशा की दुल्हन को खूब सजा सवार दो। जी बेबे गुल, सारी खिलखिलाते हुए एक दूसरे से सरगोशियाँ करती शरारती जुमले कसती आगे बढ़ी और सलवा को थाम लिया। आइए दुल्हन। और फिर 1 घंटे में सलवा को पैर के नाखून से सर के बाल तक पूरा सजा दिया गया। जिसने देखा शश कर उठा। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने सलवा की तारीफ ना की हो। जनाना और मर्दाना पोर्शन अलग अलग था। जहाँ ये खवातीन थी, कोई मर्द नहीं आ सकता था, इसलिए सब ने अपने अपने अंदाज में रक्स करके खुशी का इजहार किया था। अरे कोई शहकाशा को भी तो बुला के लेके आओ, एक खातून ने शरारत से दुल्हन बनी सलवा को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, शहकाशा को बुलाओ, कब तक दुल्हन अकेली बैठी रहेगी? किसी को कोई जहमत या तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। दुल्हा मियाँ आप लोगों की अदालत में हाजिर खिदमत हैं। शहजील मलिक ने शहकाशा की चौड़ी कलाई थाम रखी थी। बड़ी मुश्किल से नौशे मियाँ हाथ लगे हैं, जैसे उनकी नहीं किसी और की शादी में शिरकत करने आए हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक काम किया, एक लड़की बोली जो शहजील मलिक के रिश्ते में कज़न थी, लाला रुख। अरे जनाब, हम तो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका ताउन दरकार हो। शहजील मलिक ने फिर से शोखी से लाला रुख को देखा था। मगर मुझे आपका कोई ताउन नहीं चाहिए मिस्टर शहजील मलिक, वधू बधू बोली। चलो तुम ना सही, कोई और सही। महफिल गोया ज़ाफ़रान बन गई थी। बहुत ही बेशरम है ये लड़का तो दूर पड़े। एक बूढ़ी खातून मुस्कुराते हुए बोली। अरे आनी जान, अगर शर्म के पर्दे लेकर बैठा रहा तो बढ़ गई मेरी नस्ल आगे, और मुझे कम से कम एक फ़ौज तैयार करनी है। चुटकुले पे चुटकुले छोड़ता शहजील मलिक इन खातून के गले में बाजू दराज कर गया था। अरे परे हटो, सारी शर्म लिहाज भूल गए हो? वह खातून तो झिझकती हुई अपने शाने से उसका बाजू निकालकर बेबीजान के पास आकर बैठी थी। शहजील मलिक ज़ोर से हंस दिया। अरे आनी जान, आप तो यूँ शर्मा गई हैं जैसे खुदा न खास्ता आपसे ताउन मांग रहा हूँ। हंसी का जो फवारा फूटा सो फूटा, मगर आनी जान की चप्पल ज़रूर शहजील मलिक की खैर सी गाली कर गई थी। शहकाशा मलिक भी हौले से मुस्कुरा दिया था। और आप यूं ही दूर दूर खड़े खड़े मुस्कुराएंगे, यहाँ आएँ और अपनी दुल्हन के पास बैठकर मुस्कुराएं। शहजील मलिक ने शहकाशा मलिक को पकड़कर एक झटके से सलवा के बराबर में बिठा दिया था। शहकाशा मलिक के इस तरह बैठने से उसका चौड़ा कसरती शाना सलवा के नाजुक शाने से टकराया था। तुम्हें कभी तमीज़ नहीं आएगी। शहकाशा मलिक के अनाबी लबों से मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई थी जैसे दूध में से मक्खी। सलवा की मौजूदगी महसूस करके उसके शरियानों में लावा सा दौड़ा गई थी, जबकि उसके मुकाबिल सलवा का दिल जैसे अभी पसलियों की दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगा। एसी की इस ठंडे रूम में उसकी हथेलियाँ भीग गई थी। चलो रस्म करना शुरू करो। सब ने बारी बारी मुंह दिखाई दी, बहुत सी दुआओं के साथ। कुछ तो शरारत भरे जुमले भी कहती निकल जाती तो सलवा शर्म से पानी पानी हो जाती, उसका सर मजीद झुक जाता शर्मो हया से।
इतना पटर पटर बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं दोगे अपनी भाभी को? लाला रुख ने शहजील मलिक पर हिट की थी। मेरी क्या मजाल जो मैं इन्हें कुछ दूं? देंगी तो ये शर्म तो आ रही नहीं, मुंह फाड़ के मांगते हो। ये बोलो ना कि कंजूसी में झंडे गाड़े हुए हैं। चलो शहजील मलिक कंजूस सही, मगर भाया तुम कंजूसी मत दिखाना, कम अज कम 6-7 बच्चों का चाचू जरूर बनाना समझे, है ना लाला रुख? उसने शोखी शरारत से मुस्कुराते हुए लाला रुख को आंख मारी। लाला रुख का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसका वहां से हट जाना ही बेहतर था, वरना शहजील मलिक हार मानने वालों में से कतई नहीं था। बहुत हंसी मजाक हो गया, चलो अब दुल्हन को आराम करने दो। बेबी जान को एहसास हुआ कि सलवा बहुत थक गई है। बिल्कुल, चलो भाया आखिरी रस्म को पाया तक मिल तक पहुंचाओ। शहजील मलिक को भी सलवा की थकन का एहसास जागा था। कौन सी आखिरी रस्म? शहकाशा मलिक को इन्हीं फजूल रस्मों ने चिढ़ा दिया था। यही कि आप अपने कसरती बाजुओं में सलवा भाभी को उठाकर रूम तक ले जाएंगे। शोखी से मुस्कुराते हुए अपने चिड़चिड़े भाया को देखा। व्हाट, ये क्या बकवास है? वो तो सही मानों में सुलग कर रह गया। ये कोई बकवास नहीं मेरी जान, हमारे खानदान की रस्म है। बेबी जान अपने बाजुओं में लिए सलवा को उसके मुकाबिल लाई। मैं नहीं मानता ऐसी कोई रस्म, ऐसी ऐसी कोई खानदानी रस्म को। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, बदशगुनी होती है। बेबे जान ने उसके अनाबी लबों पर हाथ रख दिया। उफ ओ शहकाशा भाया, आप भी किस कदर शर्मा रहे हैं। कुछ सबक अपने बेशरम भाई से ही सीख ले। लाला रुख ने अपना पिछला हिसाब चकता करना चाहा। मोरे पर तो तुम बिला वजह ही डिपेंडेंट कर रही हो। भाया की शादी में रस्म, अगर छोटे भाई को किसी लड़की को गोद में उठाने की रस्म होती तो कसम से सबसे पहले अभी तुम ही मेरे बाजुओं में होती। सामने भी कोई मामूली शख्स नहीं था, शहजील मलिक था। लाला रुख बुरी तरह घूर के रह गई। बाकी सबकी दबी दबी हंसी निकली थी। और तुम्हें मैं अपने बाजू में बिठाकर ले चलता हूँ। हरब ने शहजील मलिक का कान जोर से पकड़ लिया था। अरे बाप रे बाप मोरे आप! शहजील मलिक की गगी बंद गई थी। कितनी देर से सुन रहा हूँ, कब से मेरी बेगम को तंग किए जा रहा है। अब जरा मुझसे भी दो दो हाथ हो जाए। वो तो मैं मजाक कर रहा था ना रुख भाभी। उसने लाला रुख की जानिब देखकर तस्दीक चाही थी, मगर लाला रुख समेत सब जोर जोर से हंस दिए थे। हमारा ख्याल है तुम्हारी ठीक ठाक दुर्गत बननी चाहिए। यार ये क्या बात हुई? शहकाशा भाया बचाए ना मुझे इस जिन से। हरब, मेरी फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। शहकाशा मलिक ने हरी झंडी दिखा दी। शहजील मलिक ने हरब से अपना कान छुड़ाया और तेजी से भागा, क्योंकि वो जानता था कि हरब के हाथ लगते ही लगने का मतलब वाकई अपनी शामत को बुलाना था। हरब और लाला रुख भी इसको पकड़ने इसके पीछे भागे थे। उन लोगों की ये मस्तियां तो रात गए तक चलती रहेंगी। तुम सलवा को बेडरूम में ले चलो, बेबे जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेबे जान, इसके दोनों पाँव सही सलामत तो हैं, बस अब कोई बहस नहीं। उनके लबो लहजे में मामूली सी सख्ती आ गई थी। इस त्योहार मानते हुए दुल्हन के लिबास में मुक़य्यद इस नाजुक से वजूद को अपने कसरती बाजू में भर लिया था। ओह ओह, शरारत भरे नारों पर उसने कोई कान ना धरे। हाँ, चेहरे पर जमाने भर की सख्ती कुरख्तगी जरूर थी जो कोई नहीं देख सका था। सब अपना अपना मजाक जरूर कर रहे थे। शहकाशा मलिक के हवाले से उसे छेड़ भी रहे थे, मगर उस बात से बेखबर के सलवा के दिल की हालत ज़ेरो बम है। एक तलातुम, एक तूफान बरपा था उसके दिल में। आंधी आंधी और तबाही के झटकों में था उसका वजूद। शहकाशा मलिक उसको नहायत ही कोई सख्त जागीरदार लगा था। उसको वो भला अकेले में कैसे सामना करेगी? बेडरूम तक आने तक वो अपने अक्लो खिरद खोती चली गई। आंखें बंद होती चली गई थी। जहन की स्क्रीन पर एक स्याह पर्दा छा गया था। वो बेहिस बेदर्द बना सलवा को यूं ही बेड पे डाले मुंह फिर कर वॉशरूम में चला गया था। कशबाला मेरी बच्ची सबर कर। रानी गुल इस बिफरी हुई शेरनी को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बिना पानी की मछली की तरह उसके हाथ से निकली जा रही थी। नहीं होता मुझसे सबर। शहकाशा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो मेरा है। 30 साल मैंने उसका शिद्दत से इंतज़ार किया कि अब मैं उसकी दुल्हन बनूंगी, इस हवेली की बड़ी बहू बनूंगी, मालकिन बनूंगी, एक सरदार की बीवी बनूंगी। और ये हक मुझसे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया गया। क्यों? जज्बाती शौरदा हर शय तहस नहस कर देने वाली हवाओं की तरह वो बिल्कुल बिखरी जा रही थी। संभाले नहीं संभल रही थी। कमरे की हर शय उठा उठा कर फेंक रही थी। आगा जान और बेबे जान ने बहुत गलत किया मेरे साथ, नाइंसाफ़ी की है उन्होंने मेरे साथ। वो तड़प रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, मगर दिल को किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। कशमाला, मेरी बात तो सुनो। रानी गुल ने उस बिखरी कशमाला को पकड़ लिया, मगर वो उस सरसराती आवारा हवा की तरह थी जो हाथ ही नहीं लग रही थी। उसका गुस्सा, गैज़ो गज़ब, जाहो जलाल क्या कुछ नहीं था उस वक्त कशमाला के अंदर। रानी गुल की आंखों में आंसू थे। उसने भी अपनी बेटी की ये उजड़ी बिखरी हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर वो भी मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी।
आगा जान का फैसला पत्थर पर लिखी लकीर की तरह था। उन्होंने अगर कह दिया था तो लाजमी उस पर अमल होना था। किसी को चूं करने की इजाज़त नहीं थी, सवाल उठाने की इजाज़त नहीं थी, मगर अपनी इकलौती बेटी की जो ये बिखरी उजड़ी हालत देख रही थी तो दिल कर रहा था कि जाए और पूछे आगा जान से, बेबे जान से, क्यों किया उन्होंने ये नाइंसाफ़ी, ये ज़्यादती उन लोगों के साथ। इस कातिल की भतीजी को कशमाला पर क्यों फोकियत दी। मगर नहीं, ये वक्त होश से काम लेने का है। जोश और जज्बात से काम संवरते नहीं, बिगड़ते हैं। कशमाला की तरह अगर वो भी हाथ पैर छोड़ बैठी तो सब हाथ से निकल जाएगा। शहकाशा मलिक उनके हाथ से निकल जाएगा। जो उनके एक इशारे पर चलता था, उनकी मानता था, सबसे बढ़कर उन्हें चाहता था और उनकी इज्जत करता था। मगर इस हकीकत और सच्चाई से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि रानी गुल से प्यार, उनकी इज्जत और एहतराम एक तरफ, मगर आगा जान और बेबे जान उसकी कमज़ोरी हैं, जिनमें शहकाशा मलिक और शजील मलिक की जान बसती थी। खेल खेलना होगा, मगर बहुत होशियारी और चालाकी से। शतरंज के मोहरों की तरह एक एक चाल बहुत संभल कर और सोच समझकर चलनी होगी कि जीत सिर्फ और सिर्फ उसका और उसकी बेटी का मुकद्दर ठहरे। रानी गुल का शातराना दिमाग बहुत सी कड़वी और जहरीली सोचों के ताने बानों में उलझता जा रहा था। कशमाला, बस बहुत हो गया। रानी गुल ने सख्ती से उसको झंझोड़ दिया। माँ जान चुप। रानी गुल ने उसकी होंठों पर उंगली रख दी थी। तुम्हें शहकाशा मलिक चाहिए ना? जी, मैं नहीं रह सकती शहकाशा के बगैर, मैं मर जाऊंगी, मुझे शहकाशा चाहिए। वो ज़ारो कतार रो रही थी। रानी गुल ने उसे खुद से भींच लिया था। शहकाशा मलिक सिर्फ तुम्हारा है और उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उसे तुम्हारे पास आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी गुल की आंखों में आने वाले दिनों की चमक थी। सलवा ने हौले हौले आंखें माँ की छत पर निगाहें मरकूज थी, जिसे रंग बिरंगे ग्लेशियर से अलग अलग शेप थर्मापोल को चिपकाया गया था। साथ छोटी छोटी सी क्लोनल बॉल्स भी लटकाई हुई थी। खूबसूरत से पंखे के दोनों साइड पर खूबसूरत और कीमती कांच के फानूस लटके हुए थे। वो जो लम्हे भर के लिए सब भूल गई थी, एकदम से दिमाग का शऊर बेदार हुआ और एक एक सीन जहन की स्क्रीन पर फिल्म की मानिंद भागने दौड़ने लगा था। उसको महसूस हुआ वो किसी नम मुलायम गद्दे पर लेटी है। सब कुछ याद आने पर वो एक झटके से उठकर बैठी थी कि सर पर टिका इसका दुपट्टा सर से लड़कर कंधे पर टिक गया था। सामने नजर पड़ी तो जैसे दिल की धड़कन तेजी से सहम कर सिमटी थी। सामने सोफे पर पाँव जमाए मगरूराना अंदाज में शहकाशा मलिक विराजमान स्मोकिंग कर रहा था। सलवा को होश में आते देखकर शहकाशा मलिक ने मजीद एक दो गहरे कश लेकर बाकी मांदा सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया और वहां से खड़ा हो गया। मैं तो समझा था शायद अब तुम्हारी आंखें क़यामत वाले दिन मैदान हशर में ही खुलेंगी, मगर मैं गलत साबित हुआ। शहकाशा मलिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और चलता हुआ बेड से थोड़े फासले पर जा ठहरा। वो रहा वार्डरोब जहाँ तुम्हारे इस्तेमाल की हर शय मौजूद है। अब उठो और जल्दी से अपना हुलिया चेंज करो, क्योंकि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है तुम्हें इस हुलिया में देखने की। जितनी लबो लहजे में बेजारियत थी, उससे कई गुना उन आंखों में नफरत हलकोरे ले रही थी। अब उठोगी या यूं ही बेवकूफ़ों की तरह मुझे तकती रहोगी? सलवा उसके दबे दबे अंदाज में चीखने पर गड़बड़ा के रह गई और जल्दी से बेड से नीचे उतरी थी। वो आगे क्या बढ़ती जल्दबाजी के चक्कर में उस मजबूत पहाड़ से बुरी तरह टकरा के रह गई। दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर धरे वो खौफजदा आंखों से तकने लगी थी। अपने असाब और ध्यान को काबू में रखना सीखो मेरे सामने तो बिलखसूस। शहकाशा मलिक ने नहायत ही बेदर्दी से उसके दोनों नाजुक बाजों से थामकर खुद से पीछे किया था। सलवा जितना शर्मिंदा होती कम था। इसी स्ना में दरवाज़ा धीरे से वजह था। शहकाशा मलिक ने दरवाजे की सिम देखा, फिर सलवा को जो अभी तक बुत बने खड़ी थी। उसने एक सच सी सांस ली और उसकी चूड़ियों से भी नाजुक सी कलाई सख्ती से थामे वार्डरोब के पास खुद ही लाया और वार्डरोब का डोर खोल के जो भी हाथ लगा उसको हाथ में देता वॉशरूम तक लाया। इससे आगे का काम तुम्हारा है या मेरी मदद दरकार है? यहाँ भी सपाट लबो लहजे में कहता हुआ वो सलवा को दरजीजा नज़रों से देखने लगा। सलवा के तो जैसे हाथ पाँव काम कर रह गए थे, उसका दिल सहम कर रह गया था। वो तेज़ी से वॉशरूम में छपाक से बंद हो गई। स्टूपिड नॉनसेंस। उसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा था। दरवाजे पर एक बार फिर से हौले से दस्तक हुई थी। शहकाशा मलिक ने पलट कर दरवाज़ा देखा और एक बार फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ अंदर से शावर के पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने सुख का सांस लिया, दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा। शहकाशा ने दरवाज़ा खोला जहाँ रानी गुल खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग रानी फूफो। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाई थी। अंदर आने को नहीं कहोगे? अरे क्यों नहीं आए ना? वो साइड में हो गया तो रानी गुल अंदर आ गई और एक ही पल में ना सिर्फ पूरे कमरे का जायज़ा ले लिया था, बल्कि रात का गुजरा अफसाना भी जान गई थी। तो बिल आखिर आगा जान अपनी ज़िद में कामयाब हो ही गए। जी,
मैं जानती हूँ तुमने बहुत कोशिश की होगी इस शादी से इनकार करने में। जी रानी पुप्पो, मगर आगा जान के आगे मेरी एक ना चली और आनन फानन सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारे बाबा के कातिल की भतीजी को यहाँ क्यों ब्याह कर लाए हैं, और वो भी इतने शानदार प्रोटोकॉल समेत। इतना शानदार इस्तकबाल, आओ भगत क्यों, जिसे पैरों की जूती में होना चाहिए उसे आसमान पर हमारे सर पे क्यों बिठाया जा रहा है। रानी गुल धीरे धीरे जहर उगलने लगी थी। शहकाशा, तुम मेरी गोद में पले बड़े हो, मेरी नज़रों के सामने ही जवान हुए हो। भले ही आज तुम सरदार शहकाशा मलिक हो, मगर आज भी मेरे लिए वही छोटे से बच्चे हो जो मेरी आगोश में छुपकर मुझसे हर अच्छी बुरी बात शेयर करते थे। नफरत करता हूँ मैं इस लड़की से जिसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी पर मुसल्लत किया गया है। आगा जान की बात मान तो ली है, मगर इससे आगे मैं इस लड़की को कोई हक कोई खुशी नहीं दे सकता। उसकी सोचें कड़वी होने लगी थी। शाबाश मेरे बेटे, रानी गुल ने फखरिया अंदाज में उसको देखते हुए उसका बाजू थपथपाया था। मुझे अपनी तरबियत पर नाज है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और निखरी निखरी सी सलवा बरामद हुई थी। रानी गुल ने रुख को तिरछा करके उसको देखा था। रॉयल ब्लू खूबसूरत सी कढ़ाई वाले जॉर्जेट के सूट में उसकी गोरी रंगत खिल उठी थी। कमबख्त सादगी में भी इस कदर हसीन है तो हल्के से सिंगार में तो अच्छा हो जाएगा उसका हुस्न। रानी गुल ने नहायत नफरत से सोचा था। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इसको लेकर आ जाइएगा, क्योंकि ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मुझे गवारा नहीं। शहकाशा बगैर सलवा की तरफ देखे कमरे से निकलता गया। रानी गुल ने जाते हुए शहकाशा मलिक को फतहमंदाना नज़रों से देखा और फिर सलवा को देखने लगी, जो शहकाशा मलिक की बातों के पेचोताब में खोई हुई थी। रानी गुल शातराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए सलवा की तरफ बढ़ी। आराम से राहील अफरीदी सना को सहारे से गाड़ी से नीचे उतारने लगे। गनमा भी जल्दी से दूसरी साइड से नीचे उतरी और सना को दूसरी साइड से सहारा दिया आगे बढ़ने लगे थे। राहील, सना ने होले से पुकारा। हाँ सना कहो। राहील अफरीदी जानते थे कि उनका अगला सवाल क्या होगा। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। राहील अफरीदी ने सना को बेड पर एहतियात से लटाने के बाद ब्लैंकेट उसके सीने पर डाल दिया था। वो हटने लगे थे कि सना ने राहील अफरीदी का हाथ थाम लिया था। राहील अफरीदी बहुत मुश्किल में पड़ गए थे, जिसका एहसास पीछे खड़ी गनमा को बखूबी हो गया था। वो राहील अफरीदी को मुश्किल से निकालने को आगे बढ़ी। मैं क्या कह रही थी, डैडी मामा की सेहतयाबी की खुशी में क्यों ना घर में पार्टी रखें। गुड आइडिया माई चाइल्ड। राहील अफरीदी का दिल बेशक बहुत उदास और अफसुदा था, मगर सना की खातिर चेहरे पर झूठी हंसी और झूठी विशासत लाना ज़रूरी थी। क्यों सना, तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने सना से रायली, सलवा के बगैर। क्यों सलवा के बगैर मामा, और हमने क्या किया है। उससे पहले भी बगैर किसी फ़र्द की कोई पार्टी मनाई है जो अब मनाएंगे हम। उस दिन सलवा को वीडियो कॉल पर ले आएंगे। गनमा ने सारा मसला हल कर दिया था। और अगर मैं सलवा से अभी बात करना चाहूँ, अभी। गनमा थोड़ा गड़बड़ाई ज़रूर उनकी अचानक ख्वाहिश पर, मगर बहुत जल्दी खुद को संभाल भी लिया। हाँ हाँ क्यों नहीं मामा, मगर इस वक्त तो सलवा सो रही होगी ना। आप तो जानती हैं यहाँ पाकिस्तान में दिन निकला हुआ है तो अमेरिका में रात हो रही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे सलवा से आज ही बात करनी है। उनके लबो लहजे में जिद का अंसर बहुत नुमाया था। ओके सना, हो जाएगी बात, मगर अभी तुम आराम करो। सलवा और गनमा बेटा सलवा को गनमा बेटा तुम मैसेज छोड़ देना, अब जाओ। देखो सना के लिए सूप तैयार हो गया है तो ले आओ। राहील अफरीदी ने वो टॉपिक ही क्लोज करना चाहा। जी डैडी। गनमा वहाँ से निगाह चुराती हुई निकली थी। राहील अफरीदी सना के पास आ बैठे ताकि इधर उधर की बातों में सलवा का टॉपिक भुला सकें।